रोम साम्राज्य का सबसे क्रूर दंड साखों की सजा था। ये विशेष रूप से परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने वालों के लिए बनाई गई एक मृत्युदंड विधि थी। लेकिन ये केवल मारने के लिए नहीं था, इसमें तमाशा भी था। पहले आपको एक मोटे चमड़े के थैले में जिंदा डाल दिया जाता था, लेकिन आप अकेले नहीं होते। उस थैले में एक कुत्ता, एक मुर्गा, एक सांप और एक बंदर भी होते थे। बेचारे जानवरों ने शायद ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें यह हकीकत मिले, लेकिन कम से कम हत्यारा अकेला नहीं मरा। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सामान को अच्छी तरह सील कर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वहां नम अंधेरे में सभी धीरे धीरे डूब जाते थे, खरोंच काटने और निराशाजनक चिल्लाहट के बीच। समय के साथ दोषियों को एक विकल्प मिलता, या तो बोरे की सजा भुगतें या कोलिजियम में प्रदर्शन करें और अपने प्रियजनों और पड़ोसियों के सामने मारे जाए। कम से कम उन्हें चुनने का विकल्प दिया गया था। लंदन टॉवर में घोड़ा प्रताड़ना का प्रतीक बन गया। इस प्रताड़ना उपकरण का उपयोग सदियों से दुनिया के विभिन्न स्थानों में किया गया था और इसे मूल रूप से अपराधियों, दासों या युद्ध के कैदियों से कबूलनामे प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक बड़ी सीढ़ी जैसा दिखता था, लेकिन इसका रहस्य इसके घूमने वाले कदमों में था। कैदी को हाथ और पैर से एक चरखी प्रणाली से बांधा गया था। फिर दो अधिकारी धीरे धीरे क्रैंक्स को घुमाते थे, शरीर को हर चक्कर के साथ खींचते थे और कंधों, कूल्हों, घुटनों और कोहनियों पर दबाव डालते थे। कभी कभी लक्ष्य जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन अक्सर सच्चाई का कोई महत्व नहीं था। कैदी आखिरकार वही कहता था जो उसे लगता था कि अधिकारी सुनना चाहते हैं। कभी कभी ये काम करता था और उसे रिहा कर दिया जाता था। कई बार उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जाता था और उन्हें और भी अधिक यातनाएं दी जाती थीं। कई लोग पूरी तरह से बेढंग हो जाते थे, अन्य लोग जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाते थे। यही ठीक वही था जो 1447 में 25 वर्षीय युवा एनिएस्क्यू के साथ हुआ था। उन्हें घंटों तक यातनाएं दी गईं जब तक कि उनकी सभी जोड़ें अलग नहीं हो गईं। अब वह चल नहीं सकती थीं। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर ले जाया गया और जीवित जला दिया गया। उसका अपराध था बाइबल के अंश पढ़ना और कंठस्थ करना, जिसे वह एक छोटे समूह की महिलाओं को निजी तौर पर उपदेश देती थी। यहां तक कि यातना के तहत भी उसने उनके नाम बताने से इनकार कर दिया। उस समय यदि आप कैथोलिक धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते थे तो इसे किसी को बताना सबसे अच्छा नहीं होगा, यहां तक कि अपने पति को भी नहीं। वही था जिसने उसकी मुखबरी की। चूहों का काल कोठरी। मध्य युग के दौरान लंदन टॉवर के सबसे अंधेरे हिस्से के भीतर एक ऐसा क्रूर दंड था कि सबसे मनोविकारी अपराधी भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करते थे। चूहों का काल कोठरी एक साधारण सेल नहीं था। यह सीधे टेम्स नदी से जुड़ा हुआ था, पानी के स्तर से ठीक नीचे, और यह योजना का हिस्सा था। जब ज्वार बढ़ता तो सैकड़ों चूहे किनारे के अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकाल दिए जाते थे। वे धारा के साथ तैरते थे, जल के दबाव से धकेले जाते थे, और वे कहां पहुंचते थे? ठीक तहखाने के प्रवेश द्वार पर। वहां अंदर दोषी कुछ भी नहीं देख सकता था, केवल सुन सकता था, और यही उसे पागल कर रहा था। कुछ ही मिनटों में ये आवाजें सैकड़ों में बढ़ जाती, उसके चारों ओर गूंजने लगती। चूहे भूखे और आक्रामक धीरे धीरे उसे काटने लगते। कैदी कुछ घंटों के लिए खुद को झटकने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अंततः थकावट से हार मान लेता था। और जब वह सोता तो काटना जारी रहता था। जब वह जागता तो उसका शरीर घावों से भरा होता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह एक रात का अनुभव नहीं था। यह दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक चल सकता था। अपराध पर निर्भर करता था। यह सजा हफ्तों तक चल सकती थी। और सबसे बीमार बात यह है कि इसे हमेशा एक स्वीकारोक्ति से पहले यातना के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था। समय के साथ काल कोठरी धीरे धीरे एक धीमी सजा देने वाले कमरे में बदल गई। कैदी को वहां फेंक दिया जाता था और बस उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कील हॉलिंग। यह क्रूर दंड समुद्र में उन नाविकों पर लगाया जाता था जिन्होंने चोरी की या हिंसक थे। यह लगभग हमेशा मृत्यु में समाप्त होता था। इसमें नाविक को एक रस्सी से बांधना, उसे जहाज के नीचे से गुजरते हुए बांधना शामिल था। फिर वे उसे जहाज से बाहर फेंक देते और चालक दल रस्सी खींचकर उसे धीरे धीरे जहाज के चारों ओर घसीटते, जिसमें कील के नीचे का हिस्सा भी शामिल होता, जो जहाज का सबसे निचला हिस्सा होता है। लेकिन कई बार वे कील तक भी नहीं पहुंच पाते थे। वे पहले ही मर चुके थे। वहां नीचे वे हेलमेट से टकरा रहे थे, गर्दन तोड़ रहे थे और जहाज से चिपके हुए नुकीले बार्नाकल से अपनी त्वचा काट रहे थे, जैसे वे चीज ग्रेटर से गुजर रहे हों। यदि किसी चमत्कार से वे बच गए तो 3 चीजें होती हैं। उन्हें दूसरे दौर में फेंक दिया जाता है और फिर वे मर जाते हैं। उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वे धीरे धीरे संक्रमण से मर जाते हैं। वे जीवित थे लेकिन सिर से पांव तक के घावों से ढके हुए थे, और बाकी जीवन में उनका मजाक उड़ाया जाता था। हत्यारे हाथी। मुगल भारत के सम्राट ऊब गए थे जब उन्होंने यह रीति शुरू की, इसलिए उन्होंने उस सप्ताह पकड़े गए सभी अपराधियों को बुलाने का आदेश दिया।
एक ने सेब चुराया था, दूसरे ने बिना इजाजत सड़क पार की थी और एक ने बस अपने कर नहीं चुकाए थे। सभी को लाइन में खड़ा किया और एक एक करके हाथियों द्वारा कुचलवा दिया गया, लेकिन तरीके अलग अलग थे। इस तरह का कार्यान्वयन कोई स्थानीय दुर्लभता नहीं थी। इसे एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सदियों तक लागू किया गया था। लेकिन सबसे क्रूर मामला भारत में हुआ चौथे मंगोल सम्राट के शासन के तहत। उस दिन वह न्याय नहीं चाहता था, वह केवल मनोरंजन चाहता था और उसके पास इसे देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हाथी थे। दोषी को सार्वजनिक चौक पर ले जाया गया, बंधा हुआ, स्थिर। हाथी पर सवार एक व्यक्ति हर हरकत को नियंत्रित करता था, क्योंकि यह जंगली गुस्से का काम नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। हम 6 टन के जानवर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सोचो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। 3 तरीके थे। पहला, विडंबना से। सबसे दयालु था। कैदी का सिर एक पत्थर पर रखा जाता था। एक ही कदम से खोपड़ी को कुचलना संभव था। दूसरा, एक अधिक क्रूर तमाशा था। हाथी शरीर पर चलता था। कभी कभी वह केवल एक पैर या हाथ दबा देता था, फिर वह पलटकर फिर से ऐसा ही करता, बार बार, जब तक कि शरीर पूरी तरह टूट न जाए। लेकिन तीसरा एक सैडिज्म की उत्कृष्ट कृति थी। पहले हाथ दबाए जाते, फिर पैर, उसके बाद पेट को दांतों से भेद दिया जाता और जब तक कुछ भी पहचानने योग्य नहीं बचता तब अंतिम प्रहार आता। यह अंतिम तरीका सम्राट का पसंदीदा था। जब दर्शक अपने बच्चों की आंखें ढंक रहे थे तो वह मुस्कुरा रहा था। और सबसे बुरी बात यह है कि यह हजारों साल पहले नहीं हुआ था, यह 19वीं सदी में हुआ था। तुम्हारी परदादी ने इसे देखा हो सकता है। वह शायद पूरी सूची में सबसे घृणित और क्रूर सज्जाओं में से एक है। इसे इतिहास में कई देशों में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हाल का मामला मिस्र में 17वीं सदी में था, मुख्यतः डाकुओं, कब्र लुटेरों या विद्रोहियों के खिलाफ। सब कुछ इस तरह शुरू होता था कि कैदी को पेट के बल लेटाया जाता था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे होते थे, फिर वे गुदा में एक चीरा लगाते थे ताकि छेद बड़ा हो सके। तुरंत बाद वे घाव को एक विशेष पेस्ट से ढक देते थे ताकि खून ना बहे। सबसे डरावनी बात तब शुरू होती थी जब वे एक लंबे दंड को, जो एक मानव बाहु के मोटाई का होता था, अंदर डालते थे, जिसकी नोक तेज और चिकनी होती थी ताकि वह आसानी से अंदर जा सके। वे लकड़ी के टुकड़े को हथौड़े से मारते हुए अंदर की ओर धकेल रहे थे। जब वह टुकड़ा कंधे, सिर या यहां तक कि मुंह से बाहर निकल आता, तब वापसी की कोई संभावना नहीं होती। कैदी तब तक लगभग एक जीवित लाश बन चुका होता। फिर उसे एक बहुत व्यस्त सड़क पर लगा दिया गया, जैसे कि वह हैलोवीन की सजावट हो, ताकि सभी देख सकें कि कानून तोड़ने पर क्या होता है। उसे पूरा दिन वहीं छोड़ दिया जाता और सूरज उगने से पहले हटा दिया जाता ताकि वह बदबू न करे। लेकिन एक और भी बदतर संस्करण था। कुछ मौकों पर भेदन तुरंत घातक नहीं था। वे ऐसी लकड़ियां उपयोग करते थे जिनका आधार होता था जिससे कैदी बैठ सके। इस तरह से वह और नीचे नहीं खिसकता। यह उसे घंटों तक जीवित रखता था। उसे एक सार्वजनिक रास्ते पर रखा जाता था, जहां वह मदद के लिए चिल्लाते हुए कराहता और धीरे धीरे मरने तक तड़पता। चूहों के साथ सजा। यह मानव इतिहास की सबसे बीमार सजाओं में से एक है। और जैसा कि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया है, इसमें चूहे शामिल हैं। वास्तव में मैं आपको इस सजा के 2 अलग अलग संस्करणों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों काफी समान हैं। 80 साल के युद्ध के दौरान डच नेता डायड्रिक सोनॉय ने एक यातना विधि लागू की थी, जिसमें एक चूहे को कैदी के शरीर पर उल्टे कटोरे के अंदर रखा जाता था। शुरुआत में आपको केवल एक बर्तन अपने पेट पर टिके हुए दिखता है, फिर कोई पीछे से अंगारे लाता है, सिरेमिक गर्म होता है और अंदर का जानवर घबरा जाता है। वह आपको काटना नहीं चाहता, वह भागना चाहता है, लेकिन सबसे ठंडी निकास आपकी मांस है। नतीजा था एक दर्द से भरी सुरंग जो अंतड़ी की ओर जा रही थी। उद्देश्य था जानकारी प्राप्त करना या इरादे को तोड़ना। वास्तव में चौंकाने वाली बात यह है कि यहां तक कि अगर वे बात कर रहे थे तो कभी कभी वे नहीं रुकते थे। विधि अपने आप में एक अंत बन गई थी। सदियों बाद अगस्तो पिनोचे की तानाशाही की गवाही में एक और प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जिसे रेक्टोस्कोप कहा जाता है। हाँ, ये वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। गुदा में एक नली लगाई गई थी जिसमें एक चूहा डाला गया था ताकि उसे अंदर की ओर धकेला जा सके। सवाल पूछने वाले जवाब मांग रहे थे, जबकि जानवर आगे बढ़ रहा था। सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जीवित बचे लोगों द्वारा बताई गई गुमशुदगी और परिणाम स्पष्ट रूप से आतंक के पैमाने को दर्शाते हैं। एक बात बार बार दोहराई जाती है, जब दर्द जल्लादों के लिए तमाशा बन जाता है तो सच्चाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। विभिन्न समय और स्थानों में चूहों का उपयोग मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में किया गया था। वे केवल हमला नहीं करते थे, और अगर कैदी ने हार नहीं मानी तो वे एक स्तर ऊपर जाते थे। अधिक गर्मी, अधिक समय या अधिक गहराई तक पाइप। अलिखित क्रूरता के दस्तावेजों में
चूहा एक ऐसी जगह लेता है जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति देखना नहीं चाहेगा। चीनी जल प्रताड़ना। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह तरीका अत्यधिक शारीरिक पीड़ा देने वाले उपकरणों के साथ क्यों आता है। हालांकि धीरे धीरे पागलपन की ओर धकेला जाना शरीर का एक हिस्सा खोने से भी बदतर हो सकता है। यातना में सिर के एक ही बिंदु पर धीरे धीरे पानी की बूंदें गिराना शामिल होता है। समय के साथ यह प्रक्रिया इतनी असहनीय हो जाती है कि व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। प्रोग्राम मिथबस्टर ने देखा कि क्या यह वास्तव में काम करता है। प्रयोग के अधीन व्यक्ति 2 घंटे से भी कम समय में रुकने की गुहार लगाने लगा। वह क्लस्ट्रोफोबिया, कंधों में ऐंठन की शिकायत कर रहा था और कह रहा था कि वह मानसिक रूप से बिखरने लगा है। कल्पना करें कि कई दिनों तक इससे गुजरना कैसा होगा। देखिए, दिमाग को पैटर्न पसंद होते हैं। जब एक बूंद हमेशा एक ही जगह एक ही समय पर गिरती है तो आपका मन अगली बूंद की प्रतीक्षा करता है और आराम नहीं कर सकता। यह निरंतर प्रत्याशा लगातार चिंता पैदा करती है। बूंद इतनी नहीं चुभती जितना बूंदों के बीच का इंतजार, जैसे हर सेकंड एक छोटी सी अलार्म हो जो बंद नहीं होती। यह संवेदनशीलता के अलगाव के साथ एक तनाव पैदा करता है जो तर्क क्षमता को कमजोर करता है। कुछ संदेहवादी इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वास्तव में जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, एस्कोफिनसियोन। कल्पना करें कि जलते हुए सूरज के नीचे अपनी आंखें खोलना, एक डोंगी में स्थिर। इस सज्जा का उपयोग प्राचीन फारसी साम्राज्य द्वारा किया गया था, विशेषकर हथियारों के खिलाफ। पहले कैदी को एक डोंगी या नाव में डालते थे, उसे पीठ के बल लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देते थे। फिर उसे जबरदस्ती बड़ी मात्रा में शहद और दूध खिलाया जाता था जब तक कि उसका पेट और न सह सके। इसका एक बहुत ही खास मकसद था, लेकिन इसके अलावा वे अपने पूरे शरीर को उस दूध और शहद के मिश्रण से मलते थे। एक बार उसे पूरा लपेटा गया और कड़ी धूप में एक झील में फेंक दिया गया। लेकिन असली दुश्मन सूरज नहीं था। समस्या यह थी कि दूध और शहद का मिश्रण जबरदस्ती खाने के कारण हुई दस्त के साथ मिलकर कीड़े, चूहे, ततैया, मक्खियां और परजीवी को आकर्षित करता था। कैदी को अंदर और बाहर से जिंदा खाया जा रहा था, जबकि वह अपनी खुद की उल्टी, मल और डंक से दम घुट रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि यह अनुष्ठान तेज नहीं था। हर दिन वे वही यातना दोहराते हुए आपको अधिक दूध और अधिक शहद देते थे, आपकी पीड़ा को यथासंभव अधिकतम तक बढ़ाते थे। एक लेखक जिसका नाम जॉन सरेस था ने इस सजा को अब तक दर्ज सबसे भयानक में से एक के रूप में वर्णित किया, क्योंकि यह न केवल अत्यधिक थी बल्कि अंतहीन थी। वह एक आदमी के बारे में बात कर रहा था जिसने इन परिस्थितियों में मरने से पहले 17 दिन तक जीवित रहा। जब उसकी मौत हुई तब उसका मांस सड़ चुका था, कीड़ों से ढका था और उसका पूरा चेहरा वॉस्प्स के झुंड के नीचे छिपा हुआ था। यह सजा एक जीवित व्यक्ति को धीरे धीरे अंदर से और बाहर से खाया जाने का आदेश थी, पिंजरे में बंद करना। कल्पना करें कि अपने अंतिम दिनों को इतनी छोटी लोहे की पिंजरे में बिताना कि आप अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकते। आप न तो बैठ सकते हैं न लेट सकते हैं। बस इंतजार करो जब तक सूरज आपको जला न दे, जब तक पक्षी आपकी त्वचा को नोच न ले, जब तक लोग आपके पास से गुजरते हुए आप पर थूक न दें। और जब आप अंततः मर जाते हैं तो आपका शरीर वर्षों तक वहीं लटका रहता है। इस सजा को पिंजरे में बंद करना या गिबेटिंग कहा जाता था और यह कई देशों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसे सबसे अधिक इंग्लैंड में परिपूर्ण किया गया था, जहां न केवल इसे सदियों तक लागू किया गया बल्कि 1752 में मर्डर एक्ट नामक एक कानून के साथ इसे वैध कर दिया गया। इस नियम के अनुसार हर हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए और फिर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, चाहे उसे सार्वजनिक रूप से विच्छेदन किया जाए या उसके शरीर के सटीक आकार के अनुसार बने स्टील के पिंजरे में लटकाया जाए। संरचना को जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता था, आमतौर पर व्यस्त सड़कों या सार्वजनिक कुओं के पास। और यह एक छोटा तमाशा नहीं होता था, शरीर दशकों तक लटका रह सकता था। फांसी के 20 साल बाद भी हड्डियों की रिपोर्ट है जो हवा में झूल रही थीं, क्योंकि किसी सरकार ने उन्हें नीचे उतारने का काम नहीं किया था। अफगानिस्तान में 1921 में दर्ज किया गया सबसे हालिया मामला इतना परेशान करने वाला था कि नेशनल जियोग्राफिक ने इसे उसी वर्ष अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। लेकिन यह 17वीं सदी के दौरान बोस्टन में भी इस्तेमाल किया गया था, खासकर समुद्री डाकुओं के साथ जिन्हें चेतावनी के रूप में बंदरगाहों पर लटकाया जाता था। और सबसे भयानक बात मौत नहीं थी, बल्कि उसके बाद क्या हुआ था। शरीर दिनों के बीतने के साथ सड़ने लगता था, गंध पूरे गांव में फैल जाती थी और पड़ोसी बदबू के कारण सो नहीं पाते थे। वह असली सजा थी, एक सार्वजनिक अपमान जो दिल की धड़कन रुकने के बाद भी बहुत देर तक कायम रहता था। भुलावे का काल कोठरी।
इस विधि का उपयोग इतिहास में कई स्थानों पर किया गया था, जिसमें लंदन की टॉवर भी शामिल है, जहां एक विशेष कोठरी थी जिसे उबलियत कहा जाता था। यह छोटा कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था और इतना संकरा था कि कैदी न बैठ सकता था, न खड़ा हो सकता था, न लेट सकता था। वहां पता चलता है कि यह नाम एक रूपक नहीं है, यहां आपको भुला दिया जाता है। वे कैदी को उस असहनीय स्थिति में दिनों तक रखते थे जब तक कि अंततः उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। लेकिन सबसे प्रसिद्ध भूल भुलैया लंदन टॉवर में नहीं है, बल्कि वारविक महल में है, एक पूरी तरह से पत्थर से बनी भूमिगत कोठरी में एक धातु की दरवाजे के साथ। वहां कैदियों को बिना किसी मुकदमे या सूचना के फेंक दिया जाता था और धीरे धीरे भूख या निर्जलीकरण से मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह सबसे अच्छा संभव दृश्य था, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पहले से ही एक सड़ती हुई लाश कोठरी में होती थी जब एक नए कैदी को फेंका जाता था। वह सड़ी हुई लाश उस कैदी को निरंतर याद दिलाती थी कि उसका क्या हश्र होगा। वह अकेला नहीं था। जैसे सभी भूमिगत काल कोठरियों में होता है, ये स्थान चूहों से भरे पड़े थे, जिनमें से कईयों को मानव मांस का स्वाद पहले से ही पसंद था। लेकिन और भी हैं। पूरे यूरोप के महलों में ऑब्लिएट्स पाए गए हैं और कई मामलों में उनमें दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों मानव अवशेष भी मिले हैं। उदाहरण के लिए आयरलैंड के लीप कैसल में 1900 में एक बहाली के दौरान एक श्रमिक ने चैपल की दीवार के पीछे एक छोटी छिपी हुई उद्घाटन खोजी। वहां एक छेद था जिसकी गहराई लगभग 2.5 मीटर थी और जो एक भूमिगत जेल में ले जाती थी। जब कामगार नीचे उतरा तो उसने इतने सारे मानव कंकाल पाए कि सभी अवशेषों को बाहर निकालने के लिए कई गाड़ियों की जरूरत पड़ी। और जब आपको लगता है कि इस कहानी से और कुछ नहीं निकलेगा, ये और भी खराब होती जाती है। ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं कि कैदियों को वर्षों तक जीवित रखा गया। वे टुकड़ों और केवल पानी की कुछ बूंदों पर जीवित रहते थे। यह एक विस्तारित यातना थी जिसे उनकी मौत को धीमी और दर्दनाक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इनमें से कुछ कोठरियां जमीन के स्तर पर बनाई जाती थीं ताकि कैदी बाहर की दुनिया की दैनिक जिंदगी सुन सके। हंसी, बातें, कदमों की आहट, वे आवाजें जो वह फिर कभी अनुभव नहीं करेगा। यह मानसिक यातना शारीरिक जितनी ही शक्तिशाली थी। इस तरह की सामग्री का समर्थन करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस दूसरे बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जिसे आप पसंद करेंगे।